हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 की केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर्स में आज हम सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इस वीडियो को। पहले में हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में हम गैसियस की सॉल्युबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, जैसा कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे मैंने बता रखा है, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब बच्चे ये बात सुनिए थोड़ा सा कि इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट, दैट मीन्स कि आपके पास अगर एक गिलास पानी है उसमें आप 2 चम्मच चीनी डालेंगे घुल जाएगा, 3 डालेंगे घुल जाएगा, 4, 5 हो सकता है 10 के बाद ना घुले। तो उस एक गिलास पानी की मैक्सिमम क्या सॉल्युबिलिटी हुई, यानी कि 10 चम्मच। अब इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम बताया जा सके कि भाई मैक्सिमम कितना डिज़ोल्व हो सकता है। जो मैक्सिमम अमाउंट उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो हम क्या कहेंगे, वाटर के अंदर शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10 चम्मच। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल भाषा में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब एक गिलास पानी लिया है ना, तभी तो उसमें 10 चम्मच घुल रहा है। 2 गिलास ले लेंगे तो ज़्यादा घुलेगा। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है भाई कि पर्टिकुलर टेम्परेचर का जिक्र क्यों आया है यहाँ पे बच्चे। सीधी सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक गिलास पानी है उसमें आप 10 चम्मच चीनी घोल दोगे तो घुल जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन उसी पानी को थोड़ा और गर्म करोगे तो उसके अंदर और चीनी भी घुल जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ा क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बच्चे, चेंज होती जाएगी। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारी किन्हीं फैक्टरों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब है बच्चे, सबसे पहली बात याद रखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है जो एक जैसे होते हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं। आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखो यार, दोस्त होते हैं ना, 2 दोस्त अगर एक जैसे दोस्त होंगे तभी आपस में घुल मिल पाएंगे। तो सॉल्यूशंस का भी सेम वैसा ही केस है। अगर 2 सॉल्यूशंस हैं, अगर दोनों आयनिक वाले हैं, यानी कि आयनिक वाला बच्चे आयनिक कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर हमारे पास आयनिक सॉल्यूट है तो वो आयनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। ये बात याद रखना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वो आसानी से डिसॉल्व हो पाएंगे। अब प्रेशर का भाई, प्रेशर के साथ भी सेम वही चीज़ है। प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। आप एक डायग्राम से समझ सकते हो। देखो, जैसे कि हमारे पास एक पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, नीचे कुछ 2 पार्टिकल्स को हमने मिला रखा है, 2 पार्टिकल्स को हमने मिला रखा है। एक को मैं लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरे को मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। अभी क्या है, जब इनके पास प्रेशर कम है यानी कि स्पेस ज़्यादा है तो कम अमाउंट में वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, कम अमाउंट में वो आपस में डिसॉल्व हो पाएंगे। वहीं अगर मैं प्रेशर यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँ तो उसकी वजह से क्या होगा, उनमें आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज़ कर जाएगी। अभी जैसा कि बच्चे मैंने आपको ऊपर बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में देखेंगे। सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कई बार पेपर में क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको कुछ सॉल्यूट दे देंगे, कुछ सॉल्वेंट दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्वेबल है या नहीं है। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि बच्चे सोडियम क्लोराइड है NaCl, या फिर शुगर, सोडियम क्लोराइड या फिर शुगर जो होता है बच्चे वो वाटर के अंदर डिसॉल्वेबल होता है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वही बात करें, सोडियम क्लोराइड और शुगर जो होता है बच्चे वो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए बच्चे कि जो NaCl है, NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, वाटर भी पोलर कंपाउंड है। पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बेंजीन जो है वो बच्चे एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो NaCl आपका पोलर कंपाउंड हो गया। ठीक है, बेंजीन जो है वो आपका कोवलेंट कंपाउंड हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो NaCl बेंजीन के अंदर नहीं डिसॉल्व होगा। वहीं एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो बच्चे जो नेप्थलीन्स बॉल्स होती हैं, नेप्थलीन बॉल्स आपके कपड़े वगैरह के अंदर रखी जाती हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, स्मेल ना है। ठीक है, ठंडे कपड़ों के अंदर नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं बच्चे वो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन
नेफ्थलीन जो होता है बच्चे वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। यहाँ पे भी सेम वही बात आ गई, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, क्योंकि ये नेफ्थलीन जो होता है बच्चे वो कोवेलेंट होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो नॉन पोलर होता है। इस वजह से वो वाटर जो कि एक पोलर कंपाउंड है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आगे के टॉपिक में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट डाला हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर, बेंजीन, कुछ भी, और एक सॉल्यूट डाला हुआ है, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डाला हुआ है। हाँ, तो देखिए बच्चे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड सॉल्यूट है, मान लेते हैं शुगर है, ठीक है, मान लेते हैं शुगर है। अब ये शुगर के पार्टिकल्स वाटर के अंदर धीरे धीरे डिज़ोल्व होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी कि वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो शुगर के पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर। तो रैंडम मूवमेंट करते करते वो इस सॉलिड शुगर से टकराएंगे और वापस से सॉलिडिफाई हो जाएंगे, यानी कि वापस से वो लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाएंगे। यानी कि ये जो प्रोसेस है शुगर का सॉलिड से लिक्विड में जाने का और लिक्विड से सॉलिड में जाने का, ये चलता रहेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जिस स्पीड से शुगर डिज़ोल्व हो रहा होगा उसी स्पीड से शुगर क्रिस्टलाइन हो रहा होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन वर्ड यूज़ करते हैं। तो डिसोल्यूशन का डेफिनेशन आप लोग देख लो। देखिए बच्चे, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू अ सॉल्वेंट, कभी भी हम सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को जिसमें वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन ठीक उल्टा अपोजिट होता है बच्चे। क्या होता है कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर हैं, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट। भाई कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि जो पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर हैं, जो पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर हैं, वो इस सॉलिड वाले सॉल्यूट से टकराएंगे और वापस से सॉलिडिफाई हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जब भी क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन ये दोनों प्रोसेस सेम रफ्तार से हो जाती हैं, सेम स्पीड हो जाती है, दैट मीन्स कि जिस स्पीड से वो डिसॉल्व हो रहा है उसी स्पीड से वो क्रिस्टलाइन भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है। दैट मीन्स कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके जिस स्पीड से सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं उसी स्पीड से सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रहा है। हाँ, तो बच्चे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा, यानी कि और ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं किए जा सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये बात भी याद रखना, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक गिलास पानी है, उसमें अगर मैं 4 स्पून शुगर डिज़ोल्व कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा जिसमें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे कि जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है वो किस प्रकार से अफेक्टेड होती है कि टेम्परेचर और प्रेशर से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चे? एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब है कि उसमें हमको हीट देनी पड़ रही है तब वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हीट देनी पड़ रही है तो वो डिसॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स कि हीट उसके लिए फेवरेबल है। इसका मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चे सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से याद रखो कि एंडोथर्मिक का मतलब है कि आपको हीट देनी पड़ रही है, हीट देना उसके लिए फेवरेबल है, तो आप और ज़्यादा हीट दोगे तो और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है बच्चे, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है उसको आप और ज़्यादा हीट दे दोगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बच्चे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चे, डिक्रीज करेगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। प्रेशर की बात करें तो बच्चे सॉलिड्स के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए बच्चे, सॉलिड में क्या होता है कि बच्चे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी काफ़ी पास रहते हैं। यानी कि आप अगर प्रेशर लगाओगे तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है, आपके प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके पार्टिकल्स के ऊपर, इसलिए क्या नाम है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
तो इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, सिंस सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। हाईली इनकम्प्रेसिबल दैट मीन्स कि उनको प्रेशर की मदद से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सिंस सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल दैट्स वाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाला पार्ट बच्चे हम सेकंड पार्ट में करेंगे, इसी का सेकंड वीडियो निकालूंगा, उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।